तो सिटीजनशिप में आप बताएं जरा, सभी लोगों को बताना है। हाथ खड़ा करेंगे, इसमें रेज करेंगे अपना हैंड और बताएंगे सिटीजन कहते किसे हैं, बताइए। हु इज सिटीजन इन इंडिया? हाँ, हिमानी। और कौन है? और लोगों ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है, तो फिर मैं अलग से ही पूछ लेता हूँ। पूजा शर्मा, आप बताइए, पूजा मिश्रा, हु इज सिटीजन? So a citizen is the one who can enjoy all the political as well as civil as well as legal rights towards the country. ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी पुराना बता के आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है, वो पार्ट सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट वाइज करें तो, जो कि आर्टिकल 5 to 11 तक है। और इसमें मोटे तौर पर 5 to 11 में जब हम आज़ाद हुए इंडिपेंडेंस के समय कौन नागरिक होगा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और इसी पार्ट सेकंड में इतना कह दिया गया है कि पार्लियामेंट समय समय पर सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट को पास करेगी, जो भी नियम वो ठीक समझे। और उसके तहत 1955 का सिटीजनशिप एक्ट 1955 का नागरिक अधिनियम पारित हुआ, और जिसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया कि भारत में सिटीजन कौन होगा और नई नागरिकता कैसे आ सकती है, या कि किसी की नागरिकता जा कैसे सकती है। तो एक्चुअल में हम देखें तो हमारे सिटीजनशिप के बारे में डिटेल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्लियामेंट का एक्ट करता है, जो कि सबसे पहले कब आया? 1955 में आया। और समय के साथ उसमें अमेंडमेंट होते गए, उसमें संशोधन होता गया। बट अगर हमें एक जवाब देना हो, एक आंसर देना हो कि हमारे संविधान का में सिटीजनशिप की क्या डिटेल में दिया गया है, क्या व्याख्यायित किया गया है, तो नहीं, इनकी व्याख्या नहीं मिलती हमें। हमें सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल संक्षेप में ये बताता है कि कौन सिटीजन होगा, और वो मोटे तौर पे बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 की, कि उस समय कौन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और हमारे संविधान ने ये शक्ति दी हुई है कि पार्लियामेंट समय समय पर उसकी विवेचना करेगा, और वो करता आया है। और हाल फिलहाल में भी 2019 में भी हुआ है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको करंट अफेयर बेस पे बताऊंगा। तो मैंने ये भी बताया आपको कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस, विभिन्न व्यक्तियों का समूह जो एक देश में रहता है। तो भारत में भी बहुत सारे देशों का व्यक्तियों का समूह रहता है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं पर्संस के। तो उन पर्संस में जैसे मैंने कहा कल लास्ट क्लास में, मैंने बताया कि हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो एक लीगल स्टेटस है, ये कानूनी दर्जा है। ठीक है, सिटीजन सिटीजनशिप इज ए लीगल स्टेटस ऑफ ए सम पीपल, है ना, तो या पर्संस। तो उन पर्संस का एक लीगल स्टेटस है। तो कौन कौन से व्यक्तियों के समूह हो सकते हैं? तो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में सिटीजन्स होते हैं। इसके अलावा एलियंस होते हैं। एलियंस, ALIENS, एलियन, एलियन यानी कि अन्य देशीय व्यक्ति। और कौन हो सकते हैं? मैंने ये भी बताया कि स्टेटलेस पर्सन्स हो सकते हैं, राज्यविहीन व्यक्ति हो सकते हैं, रिफ्यूजीज हो सकते हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति हैं उनको मैंने कैटेगरी में आपको बांट के बताया। जहां तक नागरिकता की बात है, आप लोग समझ ही चुके हैं, नागरिक वो समूह है उस किसी देश का जिसको हम उसको कंप्लीट मेंबर बोलते हैं, पूर्ण सदस्य बोलते हैं, उस देश का पूर्ण सदस्य है वो। तो पूर्ण सदस्य का क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है कंप्लीट मेंबर? तो कंप्लीट मेंबर का मीनिंग है कि जो वो व्यक्ति है वो राज्य के प्रति या तथा राज्य के संविधान के प्रति, ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है ना, संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा, एलिजेंस, ALLEGIANCE, एलिजेंस, पूरी निष्ठा रखता है ना। और उसको सारे के सारे विधिक और
सिविल, यानी कि सारे के सारे उसको जैसे कि मूल अधिकार, दूसरे और कानूनी अधिकार और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वो कंप्लीट मेंबर है। और ये कंप्लीट मेंबर किस तरह से कंप्लीट है, तो उसके सारे, वो पहली बात वो क्या देता है देश को, राष्ट्र को, वो दे रहा है अपनी पूर्ण निष्ठा, संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा। अगर उस देश में संविधान है या जो भी संविधान का तरीका है, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा। और देश क्या देगा उसको, सभी प्रकार के राइट्स देगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मैं भारत के लिए ज्यादा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसकी कसौटी क्या होगी, कैसे हम तय करेंगे कि कोई व्यक्ति नागरिक है ना। तो उसका तय करने का तरीका क्या है, जो बहुत ध्यान से सुनो, ये गलतियां हो जाती हैं। नागरिक वो है जो, जिसके पास या तो पासपोर्ट है उस देश का, या पासपोर्ट धारण करने की क्षमता है, पासपोर्ट आ सकता है। ये एक सिंपल क्राइटेरिया है, ये कसौटी है। जैसे कि मैं पूछूंगा तो बहुत लोग बताएंगे, जैसे कि क्लासेस में बताते हैं कि सर नागरिक वो है जो वोट देता है। कोई कहेगा सर नागरिक वो है जिसके पास राशन कार्ड है। कोई कहेगा जिसका अपना यहाँ मकान है। ये सारी बातें बेकार हैं, और उसमें से कहीं ना कहीं आप इसका काउंटर क्वेश्चन, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सही क्राइटेरिया क्या है, पासपोर्ट या तो है या पासपोर्ट हो सकता है, पासपोर्ट रखने की क्षमता है ना, पासपोर्ट उसका बन सकता है, कहने का मतलब पासपोर्ट प्राप्त करने की अर्हता है। अर्हता समझते हैं ना, एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है, वो है नागरिक। आप कुछ भी और बोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? यस सर। ये कसौटी वाली बात समझ में आई कि कोई और अगर कसौटी हम करेंगे तो, जैसे कि और क्या कसौटी हो सकती है, हम चर्चा कर ही लेते हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि समझ गए आप लोग। बताओ, क्या और कसौटी हो सकती है कि नागरिक होने की? कोई नागरिक है, उसकी क्या पहचान हो सकती है? भारत में कहीं पर भी उसका मकान होना नागरिक होने की सही पहचान है? नो सर। कोई और पहचान नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास बाहर, भारत से बाहर भी मकान हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके भारत में भी मकान नहीं है। ठीक है, तो लॉकडाउन में देखो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं आई। ये कई कविताएं तो बच्चों ने भी भेजी, जो विद्यार्थी भी हैं और हृदय से कवि हैं। तो उन्होंने एक अच्छी कविता का, मुझे पूरी कविता याद नहीं है, बट उसका सारांश याद है कि भारत में जिनके मकान नहीं है उनको आवारा कहते हैं, इस तरह से कविता थी। कि मकान ना होना उसके तमाम और करेक्टर को बता रहा है, क्योंकि सबसे कहा जा रहा है कि अपने मकानों में रहें, अपने घरों में रहें, तो घर ना होना। और करीब करीब 25% से के लगभग ऐसे लोग हैं जिनके कम से कम अपने स्थायी घर नहीं है ना, स्थायी घर नहीं है। तो घर होना या कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, केवल एक है, पासपोर्ट या तो है या पासपोर्ट के लिए वो एलिजिबल है। दूसरा मैंने बताया था एलियंस। तो एलियंस का मतलब परदेशी है, अन्य देशीय। ये फ्रेंडली एलियंस हो सकते हैं और एनिमी एलियंस हो सकते हैं। तो शत्रु देशीय व्यक्ति हो सकते हैं या मित्र देशीय व्यक्ति हो सकते हैं। तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तो कुछ नागरिक, कुछ पर्सन भारत में हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो शत्रु देशीय हैं, और बाकी फ्रेंडली एलियंस हैं, एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस। तो अभिनव तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एनिमी एलियंस कौन से कंट्री हैं? हमारे भारत के एनिमी कौन से कंट्रीज हैं? कहाँ के लोग हमारे एनिमी एलियंस कहलाएंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ओके। और कोई? एक ही पाकिस्तान, खाली पाकिस्तान? सर अब तो चाइना भी हो सकता है, बट श्योर नहीं है अभी फिलहाल तो। चाइना हो सकता चाइना भी हो सकता है क्या कहते हैं, एनिमी, लेकिन है, एनिमी एलियंस। हाँ यस ओके, सर। समीर बताएं आप। समीर? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान होना चाहिए।
या फिर जिसके साथ भारत वॉर में हो करंटली, उस देश के नागरिक। ठीक है, ठीक है। तो हाँ रवि तुम बताओ। सर अभी कोई नहीं है, बिकॉज अभी इंडिया का किसी के साथ कोई डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर पे नहीं है इंडिया। हाँ देखो, एनिमी तो दुश्मन देश कोई भी हो सकता है ना। और दुश्मनी एक आम लोगों की भाषा है ना। अगर हम ऑफिशियल ढंग से बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑफिशियल बात कर रहे हैं। कोई भी कंट्री, किसी भी सभ्य देश का, जैसा कि हम सभ्य हैं ही, आपको पता ही है भारत एक सभ्य देश है, किसी भी सभ्य देश का कोई भी डिक्लेयर एनिमी नहीं होता। हमारे कोई भी शत्रु नहीं है, ठीक है। ये शत्रुता, ये शत्रु वाली बात है तो एक आम जनता के लिए है ना। शत्रु वत्रु कोई नहीं है। तो कोई पूछता है ऑफिशियली कि भारत का शत्रु देश कौन सा है, तो आप यही कहेंगे सर शत्रु देश तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये फौज रखी है 16 लाख की, तो हमने फॉर्मल फौज रखी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सब क्या है सर? ये डिफेंस है, इसका नाम ही है डिफेंस, अटैक नहीं है। दे आर डिफेंस, ओके। तो फिर ये एनिमी एलियंस क्या है? तो आप में से सही कहा, ध्यान से सुनिए। जब डिक्लेयर वॉर हो, जैसे अभी बॉर्डर पे, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे भी झड़प चल रही है, जैसा अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो झड़प तो चल रही है। इसी तरह कठुआ, जो हमारा कठुआ वाला जो क्षेत्र है हमारा पाकिस्तान की तरफ, वहां पे भी कल 2-3 जवान शहीद हो गए, ऐसा न्यूज़पेपर बता रहे हैं। तो झड़प पाकिस्तान से भी चल रही है, पाकिस्तान वाली तरफ बॉर्डर से भी चल रही है ना। यानी कि एलओसी और एलएसी सब तरफ कुछ ना कुछ झड़प है। बट फिर भी ये एनिमी नहीं है। एनिमी एलियंस का मतलब है शत्रु अन्य देशीय, लेकिन शत्रु अन्य देशीय शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डिक्लेयर वॉर हो। तो जैसे 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ और डिक्लेयर्ड वॉर था। जितने दिन वॉर चला, 10 दिन चला, 12 दिन चला, जितने दिन चला उतने दिन वो कंट्री इंडिया के लिए क्या थी? एनिमी कंट्री। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, कोई भी एनिमी नहीं है। और जिस समय एनिमी था, जिस दौरान मान लो 10 दिन लड़ाई चली, 10 दिन के लिए डिक्लेयर्ड वॉर था, और एनिमी कंट्री था चाइना, मान लो, ठीक है। तो उस समय जो चाइना के लोग भारत में थे, कैसे आए होंगे? वैलिड वीजा से आए थे, ठीक है। तो जब तक वैलिड वीजा से आए थे, तो फ्रेंडली कंट्री रही होगी, तभी तो हमने वैलिड दिया, तभी तो उनको वीजा दिया। फ्रेंड रहा होगा कंट्री, तभी तो दिया। बट इसी दौरान अचानक लड़ाई हो गई। कोई 15 दिन के लिए वीजा लेके आया था पाकिस्तान से भारत, तो भारत वीजा ही क्यों देगा अगर पाकिस्तान हमारी दुश्मन देश है तो? नहीं देगा। बट वीजा दिया है, इसका मतलब फ्रेंडली है, तो वो एलियन जो है वो फ्रेंडली एलियन है। बट अब वो 15 दिन के लिए आया था, इसी दौरान क्या हुआ, 2-3 दिन ही हुए कि डिक्लेयर वॉर हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, या जो भी रेफरेंस में हम कंट्री रखें, तो उस डिक्लेयर वॉर के ड्यूरेशन में वो क्या कहलाएगा? एनिमी एलियन। और एनिमी एलियन के राइट्स और भी कम होते हैं। पहली बात, सब सारे राइट्स सिटीजन्स के हैं, बट जो एलियंस आ रहे हैं हमारे यहाँ, जिनको हम वीजा राइट्स दे रहे हैं, वीजा के थ्रू राइट्स दे रहे हैं, उनके पास राइट्स हैं, बट वो हम ये मान के दे रहे हैं कि दे आर फ्रेंडली एलियंस। बट इसी दौरान वो एनिमी एलियन हो जाते हैं, तो उनके राइट्स जो वीजा पे हमने दिए थे वो भी सीज हो जाएंगे। उनको बिना कहे उनको अरेस्ट किया जा सकता है, और उनसे पूछताछ हो सकती है, और उनके मूवमेंट को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसी भी तौर पे। ये सब है एनिमी एलियंस। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। तो आगे से याद रखना है, कोई कितना भी अच्छे ढंग से पूछे आपसे कि दुश्मन देशों के नाम बताइए, तो आपको बताना है सर कोई डिक्लेयर वॉर है नहीं इस समय, और कोई भी दुश्मन नहीं है। तो रोज रोज अखबारों में और जनता को क्या बताया जाता है, वो ठीक है, जनता को अच्छा लगता है। जनता को दो भाषाएं पसंद है, या तो मित्र या शत्रु। जबकि
100% मित्र और 100% शत्रु ये सारी कल्पना की बात है, ठीक है। रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि कोई मित्र है इसका मतलब 100% उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और मतलब ये क्या है, एक डिप्लोमेसी है जिसमें हम मित्र और शत्रु के साथ एक बैलेंस करते हैं, तो इस तरह से है, ठीक है। जो एलियंस हैं, चाहे फ्रेंडली एलियंस की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, उनको थोड़े ज्यादा अधिकार मिले होते हैं कंपैरेटिवली एनिमी एलियंस, ठीक है। तो हम सभी को आज की तारीख में इंटरनेशनल लॉ के तहत जीवन जीने का अधिकार हम सभी को देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फ्रेंडली एलियंस हो, एनिमी, फ्रेंडली तो फ्रेंडली ही हैं, इवन की एनिमी एलियंस भी होंगे, तो हम आम तौर पे उनके जीवन को नहीं छीनेंगे। ऐसा नहीं कि वो एनिमी एलियंस हो गए तो उनको गोली मार दी जाएगी या फांसी दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जीवन जीने का अधिकार अब एक इंटरनेशनली कौन सा अधिकार माना जाता है, ये एक प्राकृतिक अधिकार है, और चाहे एनिमी ही क्यों ना हो, हम उसको जीवन जीने का अधिकार देंगे। तो हम कुछ समय के बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 21 होगा, जिसको कहते हैं जीवन का अधिकार से संबंधित वो आर्टिकल है। तो मोटे तौर पर अभी ये समझें कि आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है वो सभी को मिला हुआ है, यूनिवर्सल है, इवन की एनिमी एलियंस को भी मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। जी सर। एक मैंने बताया था आपको इलीगल इमिग्रेंट, तो इलीगल इमिग्रेंट का मतलब है किसी और कंट्री का है वो, बट इलीगली, बिना किसी पासपोर्ट वीजा के, वो बिना किसी वीजा के भारत में रह रहा है, तो वो क्या है, इलीगल इमिग्रेंट। बट लंबे समय से रह रहा है, इसी समय उसके बच्चे होते हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। अब बच्चे भारत में पैदा हुए हैं किसके, जो माता पिता उस बच्चे के दोनों ही इलीगल इमिग्रेंट हैं, है ना, दोनों ही इलीगल इमिग्रेंट हैं। तो उस नए पीढ़ी के जो नई जनरेशन है उसको कहेंगे स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस क्यों, और क्या उनके माता पिता स्टेटलेस नहीं है? नहीं, उनके माता पिता तो इलीगली भारत में रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं के कोई ना कोई स्टेट तो है उनका। मान लो बांग्लादेशी हैं, बड़ी संख्या में भारत आ गए और इलीगल ढंग से रह रहे हैं, यहाँ पे उनके बच्चे बच्चे हुए, तो ये बच्चे क्या हैं, स्टेटलेस पर्सन, राज्य विहीन व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जन्म के बेस पर भारत में उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, बट क्योंकि माता पिता ही दोनों इलीगल है तो कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगी ये नागरिकता, ठीक है। और जहां से उनके माता पिता आए थे वहां के का वो नागरिक नहीं है, क्योंकि उसका जन्म तो भारत में हुआ है। तो इस तरह से कुछ संख्या किसकी हो सकती है, स्टेटलेस पर्सन्स की, ठीक है। इसके अलावा रिफ्यूजी तो मैं बता ही चुका हूं कि रिफ्यूजी बड़ी संख्या में 1959 में दलाई लामा के साथ, दलाई लामा कौन है, धार्मिक गुरु हैं, तिब्बत के जो लोग हैं उनके धार्मिक गुरु हैं, तो बड़ी संख्या में दलाई लामा के साथ 1959 में अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से भारत में आ गए थे। जो अब तक रह रहे हैं बड़ी संख्या में, उनको हमने रेफ्यूजी, REFUGEES, रिफ्यूजीज, शरणार्थियों का हमने उनको दिया है। तो शरणार्थी क्या है, ध्यान से सुनिए, अपने मूल देश में जहां पे भी उनका देश है में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक पहचान के आधार पर अगर उत्पीड़न सहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न के भय के कारण अगर वो अपना देश छोड़ता है और किसी देश में शरण लेता है, तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्तियों के समूह को रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी का मूल देश, जैसे कि तिब्बत वाले मामले में मूल देश तिब्बत है, बट वहां पे धर्म के आधार पर उनको उत्पीड़ित किया गया या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उत्पीड़ित किया गया, और वो अपने देश छोड़ने के लिए बाध्य हो गए, और कोई देश उनको लीगली एज ए शरणार्थी, एज ए रिफ्यूजी एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शरणार्थी।
उनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं। जैसे भारत में तिब्बत के रिफ्यूजीज को राइट्स मिला है, बहुत राइट्स मिले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, या और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे जो तिब्बत के लोग हैं उनको नौकरियां मिली हैं, इवन कि वो लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर्स यूनिवर्सिटी में हैं। लगभग ज्यादातर सरकारी नौकरियों में हम इनको उनका अधिकार देते हैं कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। खाली यूपीएससी में 3-4 जो पोस्ट हैं वो उनको नहीं मिल सकते, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस तरह के जो संवेदनशील पोस्ट हैं उनको छोड़कर वो यूपीएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं। जैसे ही वो मेंशन करते हैं कि वो तिब्बती शरणार्थी हैं, वो कॉलम होता है, आप लोग फॉर्म भरा होगा या भरेंगे तो पता चलेगा आपको, वहां पे अपनी नेशनैलिटी, अपने आप कहाँ के नागरिक हैं ये आपको प्रूफ करना होता है। प्रूफ करना मतलब उस पर लिखना होता है, कहने का मतलब। तो आप भारतीय हैं तो भारतीय वाला टिक करते हैं, पर भारतीय नहीं है, तिब्बती हैं, तो उस कैटेगरी में आपको डाला जाता है और आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बस उसमें कुछ पोस्ट, संवेदनशील पोस्ट आपको, जो ऑल इंडिया सर्विस हैं ज्यादातर, वो आपको नहीं मिलती। तो ये था रेफ्यूजी। तो इस तरह से मैंने बताया डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। यहां तक बात हो ही गई है। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। पूछिए। हेलो, सब ठीक है? आवाज आ रही है ना? जी सर, सर आ रही है। Yes. तो ये था कुछ बातें। और फिर हम देखते हैं एक, चाहे तो हेडिंग डालिए या दिमाग में रखिए। आजकल आप लोग को बुक से पढ़ ही रहे हैं तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ। दूसरा हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप। तो इसमें 2-3 बातें याद रखनी है कि हमारी नागरिकता के स्वरूप में सबसे पहली बात क्या है कि हमारे यहाँ भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हमारी जो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता है, न कि राज्यों की नागरिकता है। भारत डुअल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता। जैसे कुछ कंट्री प्रोवाइड करते हैं कि आप भारत के नागरिक भी रहो, और अगर आप साउथ अफ्रीका के नागरिक होना चाहते हो तो साउथ अफ्रीका के नागरिक भी हो सकते हो। ऐसा भारत में नहीं है। भारत के अलावा अगर कहीं की नागरिकता है आपके पास तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। तो दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप का 2 मतलब है। पहला मतलब पूरे भारत के लिए एक नागरिकता है, कोई भी अलग अलग राज्यों का नागरिक नहीं है, उत्तर प्रदेश का नागरिक, बिहार का नागरिक, तमिलनाडु का, ऐसा नहीं है, सब भारतीय नागरिक है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय नागरिक होते ही आप विश्व के किसी और जगह की नागरिकता नहीं ले सकते। कुछ कंट्री अलाउ करते हैं कि आप एक से ज्यादा देश की नागरिकता रख सकते हैं, भारत नहीं करता। ठीक है, ओके। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। दूसरी एक बात और याद रखनी है कि भारत में सिर्फ नेचुरल पर्सन्स को नागरिकता दी जाती है, लीगल पर्सन को नहीं। ये थोड़ा ध्यान से सुनो। यानी कि कंपनी, निगम, कॉरपोरेशन, ट्रेड यूनियंस, इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई? कुछ कंट्री, जैसे यूके में भी देखें, लीगल पर्सन्स भी नागरिक हो सकते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है आगे, लेकिन समझ जाएंगे। हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए, और उसको नागरिकता अप्लाई करने के बाद मिल सकती है या नहीं मिल सकती। कोई कंपनी के नाम पर नागरिकता कंपनी कोई अप्लाई नहीं कर सकती कि इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया जाए एज ए नागरिक, और इस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग, अगर एक बार कंपनी को नागरिकता मिल जाती है तो कंपनी से जुड़े हुए लोग नागरिक मान लिए जाएंगे, या कोई कॉरपोरेशन सिटीजन मान लिया जाएगा। ऐसी सुविधा भारत में नहीं है, कुछ कंट्रीज में है। तो फिलहाल ये समझें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारत में नागरिकता केवल नेचुरल पर्सन्स को, प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए है, न कि विधिक व्यक्तियों के लिए, लीगल पर्सन्स के लिए। बोलो, बात समझ में आई?
Yes, sir. अगर आ गई है तो आप मुझे बताओ कि सिंगल सिटीजन भारत ने क्यों रखा होगा। हम राज्यों को, जैसे यूएस में है कि आप कैलिफोर्निया के राज्य के हैं तो कैलिफोर्निया के भी सिटीजन हैं और यूएसए के भी हैं। भारत ने सिंगल सिटीजनशिप क्यों रखा होगा, इसके पीछे तर्क सोच के बताइए जल्दी। बताओ। ताकि सर डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, फेवरिज्म ना हो, जैसे वोटिंग के लिए या तो फिर किसी प्रोफेशन के ऊपर, मींस इन शॉर्ट के डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के। ओके, ठीक है। हिमानी बताओ। सर आपने पढ़ाया था कि इंडिया यूनियन है जिसमें इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। तो अगर हम स्टेट को भी नागरिकता देंगे, मतलब डुअल सिटीजनशिप होगी, तो हम स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। और तो बार बार जो सिटीजनशिप है स्टेट की वो हमें टर्मिनेट करनी पड़ेगी कि कभी आंध्र प्रदेश को दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकल गया तो अब तेलंगाना लोगों को दे रहे हैं। तो ये ठीक है। और किसने हाथ खड़ा किया है? रवि। हाँ रवि बताइए। सर उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसे जैसे सिंगल सिटीजनशिप नहीं रखते हैं, राज्यों की रखते हैं, तो उससे इस तरह की बातें भी आ सकती हैं कि हमें एक अलग राज्य बना लेना चाहिए, या ये अलगाववाद की तरह की जो टेंडेंसीज आ सकती हैं उनको हटाने के लिए एक सिंगल सिटीजनशिप, कि आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं है। ठीक है विक्रम। हाँ आप बताइए। सर एक्चुअली हमने फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ यूनिटरी टुवर्ड्स अडॉप्ट किया था। तो अगर हम प्योर फेडरल में होंगे तो एक्चुअली यूनिटरी में हमें सारा का सारा सब सेंटर के अगेंस्ट में सेंटर पे रखना होता है। तो ये रीजन हो सकता है कि नहीं। आई एम जस्ट थिंकिंग दिस कुड बी द रीजन। ओके, और कौन है? सर मैं बोलूं कुछ? नहीं, पहले हैंड राइज कीजिए। सर हैंड राइज का ऑप्शन ही नहीं आता मेरे उसमें। सर आता हूँ मैं आपके पास। हाँ समीर बताइए। मेरे हिसाब से तो सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता हमारी राष्ट्र की एकता और जो बंधुत्व की भावना है उसको भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है, जो हमारे प्रियम्बल का भी पार्ट है। कैसे? तो कहीं ना कहीं ये सिंगल सिटीजनशिप एक तरीके से जोड़ती है, देखा जाए लोगों को आपस में, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करती है, और एक बंधुत्व की भी एक कहीं ना कहीं झलक दिखती है इसमें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। तो ठीक है, मुस्कान बताओ जल्दी से। सर इन सब ने जो पॉइंट बोला उसके साथ साथ सर एक और पॉइंट ये है कि इससे ना लॉस ऑफ इंडियन नेशनैलिटी का भी पॉइंट आता है सर। सिटीजनशिप लोगों की, मतलब सिटीजन हमारे इसमें सिटीजन लॉस है, और इंडियन नेशनैलिटी जो है सर वो थोड़ी रिस्क में आ जाती है। ओके ठीक है। हाँ रत्ना बताइए। जिसका भी हो गया हो सर वो हैंड रेज डाउन कर ले। हाँ बताइए। सर पार्टीशन के टाइम पे जब डिसाइड हुआ कि कुछ स्टेट पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, कुछ इंडिया के पास आ रहे हैं, तो पटेल जी ने बड़ी मुश्किलों से सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व करके इंडिया बनाया। और सिंगल सिटीजनशिप इसलिए भी दी गई कि अब बार बार वो चीज़ ना आए कि हम अलग हो रहे हैं। एक नेशन, एक और एक इंडियन कल्चर, और मतलब कल्चर मतलब पॉलिटिकल कल्चर, नॉट सिविल कल्चर, और मतलब एकता को बनाने के लिए, और बार बार ये चीज़ ना आए कि हम अलग हो जा रहे हैं, हमें अलग कंट्री बना दिया जाए। तो उन्होंने सबको एक कंबाइंड किया, और उसके बाद कि आप सब एक ही नेशन में होंगे, और वो होगा सिंगल सिटीजनशिप, सबको मिलेगी। बहुत खूब, बहुत अच्छे, सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया है। गुड। कोई रह गया क्या? ये विक्रम तुम्हें कुछ बोलना है अभी? बताओ। नहीं बोलना तो हाथ नीचे करो। ओके, देखिए आपके बोर्ड पे कुछ लैटिन वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं? व्हाइट बोर्ड ओपन हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पे? जी सर। तो नागरिकता कैसे मिलेगी, मैं इस पर आ रहा हूं। और क्या क्या पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं, तो दो शब्द प्रचलित हैं, ये दोनों लैटिन वर्ड हैं। एक है
सबसे ऊपर वाला जो है वो है जेस सैंग्विनीस, ठीक है, और दूसरा है जस सोलाई, ठीक है। ये दोनों लैटिन वर्ड हैं। जस सैंग्विन्स का मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं। ये है राइट ऑफ ब्लड और ये है राइट ऑफ सॉइल। तो लैटिन वर्ड याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, JUSSANGUINIS। इसका इंग्लिश में मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड। राइट ऑफ ब्लड, रक्त का अधिकार, रक्त का अधिकार, राइट ऑफ ब्लड। दूसरा मैंने बताया जस सोलाई, और इसका मतलब है राइट ऑफ द सॉइल, भूमि का अधिकार, भूमि का अधिकार। देखते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ नया आपको सोचने समझने को मिलेगा। तो दुनिया में कुछ देश हैं जैसे यूएसए, फ्रांस इत्यादि, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है पहला वाला राइट ऑफ ब्लड, ठीक है। राइट ऑफ ब्लड का मतलब रक्त का अधिकार। तो यूएस नागरिक कोई है, उसके बच्चे पैदा होते हैं भूटान में, मान लो यूएस का नागरिक है और पैदा होते हैं बच्चे भूटान में या इंडिया में, कहीं भी होते हैं, तो जन्म चाहे उसका कहीं भी हुआ हो यूएस नागरिक का, उस बच्चे को नागरिकता कहाँ की मिल सकती है, कहाँ की मिल जाएगी, यूएसए की, क्योंकि रक्त, राइट ऑफ ब्लड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो किसी देश की नागरिकता का निर्धारण, है ना, इस सिद्धांत के आधार पर करते हैं कि नागरिकों के बच्चे नागरिक ही होंगे चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ, और अनागरिकों के बच्चे जो नागरिक नहीं है, उनके बच्चे चाहे उस देश में भी पैदा हुए हों, जरूरी नहीं है कि वहां के वो नागरिक हों। ध्यान से समझे, राइट ऑफ ब्लड का मतलब है कि मेरे नागरिक हैं, चाहे उनके बच्चे कहीं भी दुनिया में पैदा हो, वो नागरिक होंगे, वो यूएस के ही नागरिक होंगे, क्योंकि ब्लड, माँ बाप उनके ही कौन है, यूएस नागरिक हैं। इसका उल्टा यूएसए में कोई रह रहा है जो वहां का नागरिक नहीं है, बट उसके जो बच्चे पैदा हुए हैं, वहां पे पैदा होने के बावजूद खाली पैदा होना मात्र काफी नहीं होगा वहां का नागरिक होने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी ना? सर, यस सर। ये बहुत सालों तक दुनिया में कायम रहा, कौन सा, राइट ऑफ ब्लड। तो शुरू में यूएसए के लिए भी रहा, जर्मनी के लिए भी रहा, फ्रांस के लिए भी रहा, ज्यादातर कंट्रीज के लिए रहा कि राइट ऑफ ब्लड का मैटर। बट जैसे जैसे हम 1960 70 से गुजरे, ग्लोबलाइजेशन अलग अलग लेवल पे होता रहा, और ये लगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, और एक इंटरनेशनल लॉ पास हुआ कि जहां जन्म हो रहा है, जन्म होते ही वहां की नागरिकता मिलने का सबसे पहला दावेदार वो व्यक्ति, वो बच्चा होगा, इसका अगर उस भूमि पे जन्म हो रहा है तो, भूमि पे छोड़ दो, उस टेरिटरी में जन्म हो रहा है तो। यानी कि अब टेरिटरी का मतलब आपको पता ही है, यूएस टेरिटरी है और हवा में भी जन्म हो गया बच्चे का, तो वो दावे, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार वो दावेदार होगा जन्म के आधार पर, क्योंकि यूएस की नागरिकता मिले उसे, ठीक है। तो बाई चांस भी अगर जन्म हो गया है यूएस टेरिटरी में, तो आज के इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको वहां पे नागरिकता वहां की मिलेगी। इसीलिए आपको पता ही है, बहुत सारे कपल प्लान करके जाते हैं या वहां प्लान करते हैं कि जन्म बच्चे, अगर उनको नागरिकता, बच्चे की नागरिकता यूएस चाहिए, तो कि बच्चे का जन्म यूएस के अंदर हो जाए। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आमतौर पे वो पूरी कोशिश करता है कि ऐसा ना हो। तो शुरू में पूरे वर्ल्ड वाइड राइट ऑफ ब्लड का तरीका चलता था कि जहां भी जन्म हुआ है वहां का नागरिक हो जाएगा, और मेरा सॉरी
मेरे जो नागरिक हैं उनके बच्चों का जन्म कहीं भी होगा तो वो वहां का नागरिक होगा। इस आधार पर आज की तारीख में केवल 2-3 कंट्रीज ऐसा आज की तारीख में राइट ऑफ ब्लड को मानते हैं और इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। कौन कौन? सबसे पहला एग्जांपल आएगा इजराइल का। तो अगर मैं इजरायली नागरिक हूं तो मेरे बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ है वर्ल्ड में तो वो इजराइल का नागरिक माना जाएगा, जब तक कि वो नागरिकता खुद ना छोड़ दे। नेचुरली वो नागरिक हो जाएगा। तो इजरायली नागरिक का बच्चा भारत में पैदा हो तब भी वो इजरायली नागरिक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं जर्मनी। जर्मनी में जर्मन अगर सिटीजनशिप है मेरे पास, और सेम कहानी वही रिपीट हो गया, चाहे वो इजराइल हो चाहे जर्मन, ठीक है। तो ये था आपका राइट ऑफ ब्लड। दूसरा है राइट ऑफ सॉइल, भूमि का। तो दूसरा तो बहुत स्पष्ट है कि जिसका भी जन्म हुआ है उस जगह पे, उस भूमि पर, वो वहां का नागरिक हो सकता है। ये बात मोटे तौर पर समझ में आई ऐतिहासिक रूप से? कोई समस्या है तो पूछो। बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, अभी आपने बताया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, जैसे इंडिया में वो पैदा हुए हैं तो वो स्टेटलेस माने जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, राइट टू सॉइल, राइट ऑफ सॉइल, सॉरी। इसमें क्या है, ये इलीगल जो शब्द है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग पकड़े जाएंगे तो जेल में भर दिए जाएंगे, पकड़े नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था घुल मिल जाते हैं। हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई अफगानी भारत में रह रहा है? कई बार बाई फेस या बाई फिजिकल अपीयरेंस तो पता नहीं चल पाता है। अगर पकड़े जाएं तो वो इलीगल हैं, उनको जेलों में भर दिया जाएगा। तो उनके बच्चों को लीगल कैसे कर दिया जाए? भारत के लिए वो संभव नहीं है। और अगर हम इस आधार पर इलीगलों को, इलीगल के बच्चों को, इलीगल जो इमिग्रेंट हैं उनके बच्चों को अगर हम लीगल कर दें तो बहुत लोगों की कोशिश ये होगी कि इस आधार पर वो कम से कम बच्चों को लीगल कर दें, क्योंकि आपको पता है भारत के आसपास के कई कंट्री हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत गरीबी है और कई कंट्री ऐसा चाहेंगे कि भारत में बच्चे पैदा हों उनके। तो ये बात सही है कि बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जो स्टेटलेस पर्सन हम बोल रहे हैं, तो उसके पीछे आधार ये है कि उनके माँ बाप ही इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उनके बच्चों को लीगलिटी हम नहीं प्रदान कर सकते। हालांकि इंटरनेशनल लॉ इसके उनके फेवर में है कि ऐसा होना चाहिए, बट भारत का लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता पूरी तरह से। हालांकि मानवीयता के आधार पर हमने बहुत लोगों को दे दिया है, बट लीगल उनका राइट नहीं है कि यहाँ पैदा हो गए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी ही मिलेगी। हालांकि मानवता के आधार पर हमने बहुत लोगों को दिया है। ठीक है, बोलो। जी सर। और कोई क्वेश्चन? तो भारत में 2004 सर एक क्वेश्चन है इसी पे। एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ फिर इसको। जी सर। भारत में 2004 तक ये नियम था कि भारतीय व्यक्तियों के बच्चे अगर विदेश में पैदा हुए हैं तो वो नागरिक मान लिए जाएंगे भारत के। ठीक है, 2004 के बाद ऐसा नहीं है। अगर विदेश में पैदा हुए हैं तो 1 साल के अंदर भारतीय एम्बेसी में जाके उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो बच्चे की उम्र 1 साल के होते होते के बीच में उनको जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कि एम्बेसी में कि यहाँ पे बच्चा हुआ है हमारा, लेकिन हम नागरिकता यहाँ की नहीं चाहते, इंडिया की चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में भारतीय रहते हैं जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के, और भी बहुत तरह से। तो वहाँ पे जो भी बच्चे पैदा होंगे और उनके माँ बाप को लगता है कि नागरिकता हमें इंडिया की चाहिए, तो 2004 के बाद और वो नेचुरल ढंग से यहाँ के नागरिक नहीं होंगे बच्चे, वो उनको रजिस्टर्ड करना होगा। हाँ, आप पूछो, बोलिए। सर यही क्वेश्चन था, आंसर मिल गया। ओके। तो इस तरह से अगर हम आज की तारीख में देखें तो ये बात सच है, राइट ऑफ ब्लड का इजराइल वगैरह की स्थिति अलग है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, उनकी स्थिति अलग है। और इजराइल में दोहरी नागरिकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो यूएस का नागरिक भी रहे और इजराइल का भी रह सकता है। ठीक है, तो इजराइल एक अलग ही कहानी है, तो उसको हम डिटेल में एक हिस्ट्री के तौर पर पढ़ेंगे।
फिलहाल समझ में बात आ गई यहाँ तक? अब हम आगे बढ़े कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं फिर। ये सब हो ही गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 यहां से पढ़ना था ना, इसके ऊपर का शायद हो गया है ना? जी सर। तो कोई भी पढ़ना शुरू करो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़िए। A comprehensive law dealing with citizen was passed by Parliament in 1955 in accordance with the power vested in it by Article 11 of the Constitution. The provision of the Act may be broadly divided into three parts: acquisition of citizenship, termination of citizenship, and supplemental provisions. तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, आर्टिकल 11 साफ साफ स्टेट करता है कि सिटीजनशिप एक्ट पास किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, और वो बताएगा, ब्रॉड सेंस में बताएगा कि सिटीजनशिप कैसे भारत में आएगी या जाएगी, मतलब एक्वायर कैसे करेंगे, टर्मिनेट कैसे करेंगे, और इससे जुड़ी हुई और क्या बातें होंगी, ये पार्लियामेंट बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा आर्टिकल 11 में। उसके तहत सबसे पहले आर्टिकल इसके तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया गया। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक्वायर कैसे होगा सिटीजनशिप। तो पहला विस्तृत जो चर्चा की गई है सिटीजनशिप के बारे में, वो 1955 के पार्लियामेंट एक्ट के तहत की गई है। ठीक है, दो तीन बातें ध्यान से सुने आप लोग, जो आगे भी काम आएगा नए बच्चों के और ज्यादा, जिन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, है ना? आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, है ना? और उसको कैपिटल ए से लिखते हैं, ART। अगर शॉर्ट में भी लिखना है आपको, आर्टिकल पूरा नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, बट ART लिखेंगे और ए हमेशा कैपिटल बनाएंगे। तो जहां पे भी आर्टिकल लिखा है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। ये इसका मतलब ये प्रावधान किसका है? संविधान का है। बट जहां पे एक्ट लिखा हो, एक्ट को भी ए कैपिटल लिखते हैं। देखो यहाँ पे एक्ट का मतलब है इसको पार्लियामेंट ने पास किया है या विधानसभा ने पास किया है। सिटीजनशिप के बारे में विधानसभाओं की तो कोई ताकत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि इसको पार्लियामेंट ने पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, जबकि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ प्रोविजन है। सबको समझ में आई बात? बोलो। यस सर। एक चीज और है जी सर। जो हमारे दूसरे लॉ बताने वाली किताबें हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड IPC, CRPC, ठीक है, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स नहीं होते, सेक्शन, उसकी हिंदी है धारा। तो धारा 144, धारा 50, धारा जो भी है, तो ये जो धारा है, ये धारा या सेक्शन इंडिकेट करते हैं कि ये IPC या CRPC की बात हो रही है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के में धारा शब्द यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज करते हैं? अनुच्छेद। तो तीन शब्द समझ में आए सभी के? बताओ। एक तो सामने एक्ट लिखा है, एक्ट का मतलब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, एक्ट ए से ए कैपिटल करके लिखते हैं। दूसरा मैंने बताया, अगर संविधान की कोई बात है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद। और अगर हमारे IPC CRPC की बात है ना, तो हम बोलेंगे सेक्शन, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 144, है ना, सेक्शन 377, ये सब इंडियन पीनल कोड या हमारे जो IPC CRPC। ठीक है, किसी ने पूछा भी था मुझसे व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा था क्लास में मैं बताता हूँ। अगर समझ में आ गया है तो फिर ठीक है, वरना पूछिए और आगे बढ़िए। पढ़िए। सबसे पहले एक्वायर कैसे होगा सिटीजनशिप? पढ़ो रत्ना। Acquisition of citizenship. The Act provides the following modes of acquiring the citizenship of India: first by birth, second by descendant, third by registration, fourth by naturalization, fifth by incorporation of territory,
special provision as to citizenship of person covered by Assam Accord. तो मोटे तौर पर ये तरीका है हमारे यहाँ भारत में सिटीजन लेने का। सबसे बड़ा जो ज्यादातर हम और आप में से ज्यादातर लोगों के पास सिटीजन भारत के हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा यहाँ जन्म हुआ, हमारे माता पिता का यहाँ जन्म हुआ था, उनके माता पिता का, और पता नहीं कितने हजार पीढ़ी से उन सबका जन्म भारत में हो रहा है। इस आधार पर, बर्थ के आधार पर हम सिटीजन हैं। ठीक है, तो ये 6 तरीके हैं मोटे तौर पे। 5 तरीके हैं, छठा तो असम अकॉर्ड मैंने करंट अफेयर की वजह से जोड़ा है। तो ये तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के। ठीक है, एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है बाय बर्थ, पढ़ो। Every person born in India on or after the 26th January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth, irrespective of the nationality of his or her parents. तो भाई उसके माँ बाप की नेशनलिटी को सोचे बिना जो भी व्यक्ति इस तारीख के बीच में, तारीख साफ साफ दिया हुआ है, भारत में पैदा हुआ है, भारत का नागरिक माना जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। आगे चलो। Every person born in India between 1st July 1987 to 2nd December 2004 is a citizen of India provided either of his or her parents is a citizen of India at the time of his or her birth and the other is not an illegal migrant at the time of their birth. ये भी बिल्कुल क्लियर ही है कि भाई 1987 से 2004 तक के बीच में पहले तो हमने बिल्कुल ब्लैंकेट सबको ही, जो भी भारत में जन्म हुआ वो भारत का नागरिक होगा। फिर हमें लगा कि अरे ऐसे तो बहुत गड़बड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने 87 से हमने क्या बनाया 2004 तक के बीच में कि आइदर कोई भी एक माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, बट दूसरा जो हो वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। इसको थोड़ा समझाना पड़ सकता है। एक व्यक्ति है कोई भी ए, वो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता भी है, बट उसने यहाँ पे या कहीं पे भी शादी की किसी यूएस सिटीजन से। ठीक है, तो मान लो मेल जो है वो इंडियन सिटीजन है, फीमेल जो है वो यूएस सिटीजन है। ठीक है, तो ऐसे में जो उनका बच्चा होगा वो भारतीय नागरिक होने का दावा कर सकता है। दूसरा केस लेते हैं, भारत एक माँ बाप में से कोई एक इंडियन नागरिक है और दूसरा बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट है। समझ रहे हैं कि भारत में आकर किसी इलीगल इमिग्रेंट ने विवाह किया, उसके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे, जबकि उसके माता पिता में से एक ऑलरेडी लीगल रूप से सिटीजन है, फिर भी नहीं होंगे। मेरी बात समझ गए? हेलो, समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है, पढ़िए आगे क्या है। There are 2 exceptions to this rule, namely children born to foreign diplomatic personnel in India and children of enemy aliens whose birth occur in a place then under occupation by the enemy. तो ये स्पेसिफिक है एक्सेप्शन दिया हुआ कि जो डिप्लोमेट्स हैं, अब जैसे कि अब इसमें तो कई चीजें आपके समझ में आ ही रही होंगी कि जो फॉरेन हमारे यहाँ पे एम्बेसीज हैं, वो एम्बेसीज तो वैसे भी भारत की जगह नहीं है। तो जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीपी में जो एम्बेसी है, ब्रिटेन की एम्बेसी चाहे दिल्ली में है, कनॉट प्लेस में है, बट एम्बेसी के अंदर का जो परिसर है वैसे भी वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, नंबर 1। बट मान लो उसके बाहर भी कोई बाहर का डिप्लोमेट है, ब्रिटेन का डिप्लोमेट है और उसके बच्चे कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल में जन्म होता है उनका, इसके बावजूद वो बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो चिल्ड्रन बॉर्न टू फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सनल्स इन इंडिया, उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, चाहे उनका जन्म अगर उसके अंदर हुआ, परिसर में हुआ, यानी कि जो एम्बेसी में हुआ, तब तो वैसे ही नहीं है भारत की जगह वो। बट मान लो उनके बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं किसी,
है ना, यशोदा हॉस्पिटल में होगा गाजियाबाद, ठीक है, जो इंडियन टेरिटरी है पूरी तरह से, फिर भी वो नागरिक, भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। दूसरा तो बहुत कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, चिल्ड्रन ऑफ एनिमी एलियंस, तो एनिमी एलियन के बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बाय डिसेंट, वंश, है ना, वंश के आधार पर पढ़ी। पर्सन बोर्न आउट, हाँ पूछो सर। जो बाय बर्थ में पहला पॉइंट था कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, तो उस समय अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे रह रहा था और उनके कोई बच्चे हुए तो उस समय हम उनको नागरिकता दे रहे थे बाय बर्थ, राइट? अब यही तो समस्या आ रही थी, यही समस्या आ रही थी कि हम नागरिकता देने को तैयार नहीं थे, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो लॉ है 1955 का, ये तो कह रहा था कि ये नागरिकता मिलनी चाहिए। तो हमने एक यहाँ पे एक तरह से विवाद है, नागरिकता तो हमने अभी तक नहीं दी है, इस बीच जो पैदा हुए हैं बांग्लादेशी बच्चे, ठीक है, बट हमने लॉ बना के 87 को के बाद के लिए एक अलग सिचुएशन क्रिएट कर दी। उसमें साफ साफ कह दिया कि इलीगल इमिग्रेंट तो दोनों में से, माँ बाप में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सी अस्पष्टता है, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है, बट नागरिकता केवल खाली इतनी बात से नहीं मिलेगी। वैसे भी अगर हम 1955 का एक्ट भी देखें तो यहाँ पे जन्म हो गया, इसी आधार पर नागरिकता, वो तो एक आधार है, बाकी भी देखा जाएगा तो उनकी नागरिकता को हम वैसे भी रोक सकते थे, बट हमने लॉ में चेंज करके 87 जो डाला है वो और ज्यादा क्लियर कर दिया है कि नागरिकता नहीं मिलेगी। वो अब वो जो दावे कर भी रहे थे कोर्ट में, उनके दावे भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी सर। ओके, पढ़िए बाय डिसेंट। A person born outside India on or after 26 January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India by descent if his or her father was a citizen of India at the time of his or her birth. हाँ, तो देखो ध्यान से, ये हम पढ़ रहे हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक है। और जो 1955 का जो अधिनियम था, जो एक्ट था, एक्ट की हिंदी क्या है, अधिनियम, उसके अंदर जो धारा 4 है, सेक्शन 4 है, वो ये डिटेल बताता है कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, है ना, इसके बारे में डिटेल है, पढ़िए आगे। A person born outside India on or after 10 December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his or her birth. इस वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़िए। From third, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ सर फादर वर्ड का यूज किया गया है, तो क्या सिर्फ फादर के लिए थी? ये केवल फादर के लिए थी, ये फादर के लिए थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हमारा समाज जो है मोटे तौर पे मेल डोमिनेंट समाज है, हालांकि इस गलती को सुधार कर लिया गया। 2004 में हमने फादर मदर दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये बात सही है, शुरू में केवल फादर के लिए था। हाँ ओके। From 3rd December 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his or her birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of his birth. तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2004 के बाद स्पष्ट हो गया है कि माता पिता अगर भारतीय हैं भी, है ना, तो उस बच्चे को जो जन्म हुआ है भारत के बाहर, उसको 1 साल के अंदर जो इंडियन कॉन्सुलेट यानी कि इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर्ड करना होगा। उसको बताना होगा कि जन्म तो इसका भारत से बाहर हुआ है, बट ये भारत का नागरिक होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन, पढ़िए। The central government may on the application registered as a citizen of India any person who belongs to any of the following 5 categories. A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. Okay, तो ये पहला क्या है ना, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें मुझे कुछ बताना तो नहीं होगा। फिर भी आप लोग कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, अभी भी और बाद में भी। हाँ पढ़िए। A person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India.
A person who is married to a citizen of India and is ordinary resident of India for 7 years before making an application for registration. Minor children of person who are citizen of India. और a person of full age and capacities whose parents are registered as citizen of India. A person of full age and capacity who or either of his or her parents was an earlier citizen of independent India and is ordinarily resident of India for 1 year, immediately before making an application for registration. A person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India card holder for 5 years and who is ordinarily resident of India for 1 year before making an application for registration. All the above category of person must take an oath of allegiance before they are registered as a citizen of India. तो बहुत तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकता है भारत में, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, मोटे तौर पे ध्यान से सुनिए, कि 7 साल से कोई भारत में रह रहा है और भारत के कल्चर को समझता है, 7 साल या इससे भारत में कोई रह रहा है, भारत का नागरिक नहीं है, वीजा लेके रह रहा है ना, भारत ने परमिशन दिया है, इस ढंग से रह रहा है, और वो भारत का नागरिक नहीं है और भारत के कल्चर को समझता है, भारत की कोई भी एक लैंग्वेज वो बोल सकता है, लिख सकता है, कम से कम बोल तो सकता है, समझ सकता है कहने का, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है ना। दूसरा ये तरीका है कि भारत के किसी सिटीजन से शादी कर ले, विवाह कर ले, विवाह के आधार पर वो नागरिक हो सकता है। एक तरीका ये है कि पेरेंट्स नागरिक हो गए हैं और माइनर जो चिल्ड्रन हैं वो नागरिक हो सकते हैं भारत के, तो उनको अलग से बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होगी। अगर माँ बाप दोनों ही नागरिक हो गए हैं तो जो माइनर बच्चे हैं वो भी नागरिक अपने आप हो जाएंगे, उसमें उनको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। और ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी होगा, हम आगे पढ़ेंगे, कि कोई माँ बाप हैं और उन्होंने नागरिकता छोड़ दी भारत की, ठीक है, मान लो अब यूएस के नागरिक हो गए, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी यूएस के नागरिक हो जाएंगे इसी कहानी के तहत, इसी बात के तहत। बट जब वो मेजर होता है, माइनर वो बड़ा होता है, जैसे कि भारत में वो अप्लाई करता है, 18 साल का हो गया, वो अप्लाई करता है कि सर मेरी नागरिकता चली गई थी भारत की क्योंकि मेरे माँ बाप यूएस के नागरिक हो गए थे, बट मैं वापस इंडिया का नागरिक होना चाहता हूँ, तो वो वापस इंडिया का नागरिक हो सकता है। तो माइनर था इसलिए नागरिकता चली गई थी क्योंकि माँ बाप ने छोड़ दी थी नागरिकता, पर वो जब भी मेजर होगा, फुल कैपेसिटी के साथ होगा, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है वापस। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? बाकी तो कॉमन बात है कि वो यहाँ पे आके शपथ लेगा, ओथ लेगा कि एलिजेंस यानी निष्ठा रखेगा भारत और भारत के संविधान के प्रति। ये सारी बातें समझ में आ ही रही हैं। ओके, एक बार पढ़ना, फैक्चुअल चीजें हैं ज़्यादा इसमें, हालांकि इतना डिटेल में पूछा नहीं है अभी तक कि आपको ईयर तक पूछ ले, बट क्या पता क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे। अगला पढ़िए। By naturalization, the central government may on an application grant a certificate of naturalization to any person if he possesses the following qualifications. He is not a subject or citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subject or citizen of that country by naturalization. He is a citizen of any country. He undertakes to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted. He is either resident in India or been in the service of a government of India or partially the one and partially the others, throughout the period of 1 year immediately preceding the date of the application. During the 14 years immediately preceding the said period of 1 year, he has either resided in India or been in the service of government in the India, or partially the one and partially the other for periods amounting in the aggregate to not less than 12 years. सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते आदमी भूल जाता है कि पढ़ क्या He is a good character, not being an illegal migrant. He has an adequate knowledge of language specified in the 8th schedule to the Constitution. देखो ये सब आपको कुछ भी रटना नहीं है, ये सब लीगल टर्म है, लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि भारत के लिए वो नेचुरल हो गया है तो बाहर का, भारत का नागरिक नहीं है। जैसे हम उम्मीद करें
एक एग्जांपल दें। एक गायक थे, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ और वो नागरिक हो गए कनाडा के, और नाम है उनका अदनान सामी। नाम सुना है आपने अदनान सामी? सर यस। हाँ, एक गाना बहुत फेमस हुआ था उनका, मुझको भी लिफ्ट करा दे, है ना, बंगला गाड़ी कार दिला दे, ऐसे करके बहुत फेमस सा गाना था। और भी बहुत सारे हैं, मुझे अभी जो क्लिक किया वो मैंने बताया। तो काफी हैवी डिल्डॉल ईश्वर ने उनको दिया था, तो काफी लंबे चौड़े रहे, लंबे का तो पता नहीं, चौड़े रहे, ठीक है। और वो उनका जन्म हुआ पाकिस्तान में। ध्यान से सुनिए, एक अच्छा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत का नागरिक अब नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पाकिस्तान का वो नागरिक है तो नेचुरलाइजेशन के तहत वो नागरिक नहीं होगा, ऐसा हम अब तक मान के चलते थे। अभी करंट में कुछ हिंदुओं को, जो पाकिस्तान से हिंदू आए, सिख आए, मतलब मुस्लिम के अलावा जो लोग हैं, उनको हमने नागरिकता दी है, उस पर विवाद चल ही रहा है करंट अफेयर में, पता ही है आपको। पर मैं आपको एक सामान्य बात पहले बताता हूँ कि पाकिस्तान या चाइना, आमतौर पे वहाँ के नागरिकों को हम भारतीय नागरिकता नहीं देते। अच्छा, तो फिर क्या? बट इनका क्या क्राइटेरिया था? इनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, तो शुरू में ये पाकिस्तान के नागरिक थे, बट इन्होंने बाद के समय में कनाडा की नागरिकता ले ली, और लंबे समय तक वो कनाडा के ही नागरिक रहे। के नागरिक रहते हुए भारत में वो लंबे समय तक रहे, और हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बहुत सारे गाने वाने दिए और म्यूजिक व्यूजिक दिया, ठीक है, और लंबे समय तक भारत में रहे। इन्होंने अप्लाई किया कि भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया, तो इनका क्राइटेरिया देखा गया, क्या वो एक गुड करेक्टर के हैं? तो जो भी हमारा क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग वो गुड करेक्टर के निकले, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट भी नहीं थे, और करेक्टर वाइज भी इनको गुड पाया गया। क्या भारत के बारे में इनको पर्याप्त जानकारी है, भारत की संस्कृति के बारे में, और भारत की किसी भी एक लैंग्वेज को वो जानते हैं? तो पता चला कि जानते हैं, और एक से अधिक लैंग्वेज को जानते हैं। भारत की एक लैंग्वेज उर्दू भी है, उर्दू भी जानते हैं, और भी भाषाएं जानते हैं। और इस तरह से देखा गया और उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो आज अदनान सामी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ भी भारत के नागरिक नहीं है, बट भारत में लंबे समय से रह रही हैं और हिंदी फिल्म उद्योग में काम कर रही हैं, ठीक है, बट इनकी नागरिकता भारतीय नहीं है। इन्होंने अप्लाई किया, इनका टेस्ट लिया गया एडुकेट नॉलेज एंड इंडियन नॉलेज, इंडियन लैंग्वेज की, जिसमें वो पास नहीं कर पाई। सेटिस्फैक्ट्री उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, जो भी अधिकारी उनको उनका टेस्ट ले रहा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत में नागरिकता, देखो दुनिया में दो देश हैं, दो तरह के देश हैं। एक तरह का देश वो जिनकी नागरिकता लेना बहुत आसान है कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज के तुलना में। कुछ कंट्री इस कैटेगरी में है कि उनकी नागरिकता लेना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव है। तो दुनिया में सबसे आसान नागरिकता मानी जाती है कनाडा की। तुलनात्मक रूप से कनाडा में नागरिकता लेना आसान है किसी और कंट्री के तुलना में। सबसे कठिन मानी जाती है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनके यहाँ रक्त की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट है, और उनके अलावा आपको पता ही है दुनिया में कोई और पवित्र नहीं है, वही पवित्र है ना, अल्लाह ने उन्हीं को पवित्र बना के भेजा है, बाकी सब उस ढंग से पवित्र नहीं है उनकी क्राइटेरिया में। तो वहाँ की नागरिकता लेना बाहर के लोगों के लिए काफी कठिन माना जाता है। भारत किस कैटेगरी में आता है? अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। क्यों? अंतिम फैसला हमारा ब्यूरोक्रेट करता है, वो देखेगा कि आपको भारतीय संस्कृति की एडुकेट नॉलेज है या नहीं, और इंडियन लैंग्वेज की समझ है या नहीं। और ये एडुकेट नॉलेज क्या है, किसको एडुकेट कहेंगे, किसको पर्याप्त जानकारी कहेंगे, ये ब्यूरोक्रेट तय करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अस्पष्टता या उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कई बार, मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। तो भारत के बारे में कहा जाता है कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, और कह नहीं सकते कि किस तरह से मिलती है। वो डिपेंड कर रहा है कि अंतिम फैसला ब्यूरोक्रेट करेगा।
ठीक है। आमतौर पे हम जो इसके लिए किसी सीनियर आईएएस या आईपीएस को बिठाते हैं जो इसकी जांच करता है। आप वैसे भी देखेंगे पासपोर्ट के जो कार्यालय हैं उस पर जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है वो सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस होगा या आईपीएस होगा। ठीक है, आमतौर पे कहीं कहीं पे इंडियन फॉरेन सर्विस का भी व्यक्ति होगा, पर होगा कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट होगा। ठीक है, तो ये ऊपर के सारे क्राइटेरिया 14 साल का, 7 साल का, 1 साल का, इसको रटना नहीं है आपको। ठीक है, मैं आपको खाली पहले टेक्स्ट पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा और उतना ही याद करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट पढ़िए, लास्ट 5th पढ़िए। By incorporation of territory, if any foreign country become a part of India, the government of India specifies the person who among the people of the territory shall be the citizen of India. Such person becomes the citizen of India from the notified date. For example, when Pondicherry became the part of India, the government of India issued the Citizenship Pondicherry Order 1962 under the Citizenship Act 1955. ये पहले ही हम जान चुके हैं, मैंने गोवा का एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल पुदुचेरी का है और इसी तरह और जगह का। जब कोई एक नई टेरिटरी भारत में शामिल होती है तो पार्लियामेंट बताता है कि किस तारीख से कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। आमतौर पे हम ब्लैंकेट सिटीजनशिप देते हैं, सभी को दे देते हैं, अगर सामने वाला भी एक्सेप्ट करने को तैयार है तो ये तो बहुत आसान सी बात है, समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, स्पेशल प्रोविजंस फॉर असम अकॉर्ड। ठीक है, पढ़िए सर। मैं आगे जाऊंगा सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आप जा सकते हैं और ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है सर, थैंक यू। पढ़िए। The Citizenship Amendment Act 1985 added the following special provision as to the citizenship of person covered by the Assam Accords. All persons of Indian origin who came to Assam before the 1st January 1966 from Bangladesh and who have been ordinary resident in Assam since the date of their entry into the Assam. Every person of Indian origin who came to Assam on or after the 1st January 1966 but before the 25th March 1971 from Bangladesh and who has been ordinary resident in Assam and who has been detected to be a foreigner shall register himself. देखो, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, इससे पहले के बैच में हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं असम अकॉर्ड, लेकिन पता ही आपको कि असम में बहुत सारे दंगे फसाद हुए जब एनआरसी बना असम के लिए, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड जो बना। ठीक है, उसकी वजह से असम अकॉर्ड लगातार करंट अफेयर्स में आया, अखबारों में आया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें मोटे तौर पे बांग्लादेश, अच्छा पूरी हिस्ट्री बता देते हैं पहले। आपको पता ही है भारत का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान 2 हिस्से में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश कहते हैं, एक नई कंट्री है, एक अलग कंट्री है, और पश्चिमी पाकिस्तान का वो अब हम पाकिस्तान कहते हैं, है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो ये 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, ये सारी जानकारी होगी सबको। ठीक है, तो हुआ क्या, इससे पहले पाकिस्तान जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पे बड़ी संख्या में पॉलिटिकल और रिलीजियस बेस पर बहुत सारी दंगे हुए, बहुत सारे ढंग से उत्पीड़ित किया गया लोगों को, खास तौर पे जो गैर मुस्लिम थे उन लोगों को, और मुस्लिम में भी वो मुस्लिम जो एक खास राजनीतिक विचारधारा से नहीं थे उनको काफी उत्पीड़ित किया गया। इन शॉर्ट, वो लोग भाग के अपना देश छोड़कर बांग्लादेश या उस समय का पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर भारत के विभिन्न जगहों पर आ गए अपनी जान माल की रक्षा के लिए। ठीक है, बड़ी संख्या में आ गए। भारत के लिए एक बहुत समस्या खड़ी हो गई कि इतनी बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट आ जाएं तो किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज पर दबाव पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज पर को प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम होगी। वही हुआ। और फिर हुआ क्या, कुछ समय के बाद यहाँ पे घुल मिल गए और यहाँ पे रिश्वत देके और गलत तरीके से यहाँ के राशन कार्ड भी बनवा लिए, वोटर आईडी में भी आ गए, और एक तरह से वो यहाँ पे इलीगल रहने लगे। ठीक है,
इससे वहाँ के जो लोकल लोग थे, खासतौर पे असम एरिया के, उनको बड़ी समस्या हुई। समस्या ये हो गई कि जो रियल असमिया थे, असम में रहने वाले असल के मूल निवासी, उनकी संख्या से ज्यादा संख्या बांग्लादेशियों की हो गई। तो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हो गए। अब इससे उनके रिसोर्सेज पे भी दबाव पड़ रहा है, इवन कि उनका कल्चर भी खत्म हो रहा है। उनका कल्चर पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? कल्चर पे कैसे लग रहा है क्वेश्चन मार्क? कल्चर कैसे उनकी दिक्कत में आ रही है? सर जब पॉपुलेशन बांग्लादेशियों की ज्यादा हो गई तो वो तो डोमिनेंट हाँ, जाहिर सी बात है। हम कल्चर कैसे देखते हैं कि ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, उसको हम कल्चर मान लेते हैं किसी जगह की। पर ज्यादातर लोग कौन? बाहर के लोग हो गए हैं ज्यादातर तो, ठीक है। तो उनका कल्चरल भी प्रॉब्लम हो गई, भाषा की प्रॉब्लम हो गई, खान पान रहन सहन हर चीज की प्रॉब्लम। और रिसोर्सेज पे तो आपको पता ही प्रॉब्लम हो ही गई, नौकरियां कम हो जाएंगी, बाहर के लोग ले लेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर धीरे धीरे वो एक अराजकता की स्थिति हुई। वहाँ पर मार काट, दंगे, ये सब हुए काफ़ी बड़े पैमाने पर, और भारत सरकार के लिए एक बड़ी समस्या थी। तो 1985 में हमने एक असम एकॉर्ड साइन किया, असम और असम के लोग या असम की मांग पर, ठीक है। और यही है असम एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब एक हमारा एक ट्रीटी है, एक तरह से, है ना, ट्रीटी है ये। तो ये है असम एकॉर्ड, है ना, जिसमें हमने अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट को बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। मोटे तौर पे कहानी समझ में आई है आप लोगों के? हेलो जी सर। ठीक है तो सर एक हाँ, क्वेश्चन था इसमें। हाँ सर ये जैसे बांग्लादेश और ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो मतलब ये तो सर बिल्कुल दो डिफरेंट लोकेशन है। हाँ मतलब ये इधर लेफ्ट साइड में है, ये पूरा राइट साइड में है, तो मतलब ये हाँ। कैसे जब ये एक था तो मतलब कैसे इन लोगों का ट्रेवल होता था? ट्रेवल होता था, भारत से वो उन्होंने परमिशन लिया था कि बाई एयर आपकी सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, हमने दिया हुआ था। हम उनसे रेंट भी ले लेते थे कई बार कि हाँ आ सकते हो, भारत से ऊपर से गुजर सकते हो, बट पैसे देने पड़ेंगे। पैसे के मामले में थोड़ा सा हम थोड़ा समझौता कर लेते हैं, पैसा वैसा मिलता है तो हम मान लेते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है, हम इस बात का ख्याल रखते हैं। तो खाली दीपावली को क्यों करें, वो जब मिल जाए तब कर लेते हैं। दूसरी बात है कि हमारा टेंशन होता था तो हम बंद कर देते थे। रास्ता बंद हो गया, एयर हमने बंद कर दिया, तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता था। पूरा समुद्र के रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा। और यही तो हमारे लिए एक बड़ा बढ़िया पॉइंट था कि अगर हमें पाकिस्तान को कमजोर करना है, क्योंकि भाई जो हमारी विदेश नीति है वो बहुत तरह से कमजोर है कई जगह पर। बट एक पुरानी नीति है कि दुश्मन जितना कमजोर होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। और कमजोर का मतलब एक कमजोरी तो उसकी एरिया को लेकर भी है। और भारत के ऊपर ये आरोप है कि भारत ने कोशिश, वहां पर टेंशन तो चली रही थी, उस टेंशन को बनाने में, उसको बनाए रखने में, उसको बिगाड़ने में भारत का योगदान है। ऐसा हम खैर नहीं मानते ऑफिशियली कि हमने कुछ ऐसा किया है, हम तो गांधी के देश हैं और इस तरह के काम नहीं करते। बट उन लोगों का आरोप है कि भारत ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि जैसे ही टेंशन हुई हमने एयर रास्ता बंद कर दिया। खाली एयर नहीं बंद किया, पानी के अंदर से भी होके जाना मुश्किल कर दिया, ठीक है। नेवी बहुत पहले से ही, भारतीय नेवी मजबूत नेवी रही है तुलनात्मक रूप से। अगर हम पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें तो उनसे तो काफी मजबूत रही है। तो ये बात सच है, टेरिटरी अलग अलग, पर लीगल इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दो अलग अलग जगह या चार अलग अलग जगह पर टेरिटरी हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, ये बात सच है, ठीक है। ओके सर। ओके, कोई और बात? चलिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप पढ़ लेते हैं, पढ़िए। The Citizenship Act 1955 prescribed three ways of losing the citizenship, whether acquired under the Act or prior to it under the Constitution. They are following: renunciation, termination, deprivation. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम पे ना सरल से क्वेश्चन ही आए हुए हैं, बहुत ही डेट वेट पे बहुत एम्फेसिस किया नहीं है, ठीक है, कि कितने डेट से, जैसे दिया हुआ था ऊपर, किस डेट से किस डेट तक के लिए क्या था, है ना। इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इसका एक शॉर्ट में बता दूंगा आपको याद करने का तरीका।
पहला देखते हैं लॉस का तरीका क्या है, पढ़िए। By renunciation, if any citizen of India who is also a national of another country renounces his or her Indian citizenship through a declaration in the prescribed manner, he ceases to be an Indian citizen of registration of such declaration. Yes. ठीक है। When a person आई गया होगा, पढ़ो आगे। When a person ceases to be a citizen of India, every minor child of that person also ceases to be a citizen of India. However, such a child may within 1 year after attaining full age become an Indian citizen by the established procedure to resume the Indian citizenship. ठीक है, ठीक है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो भारत में नागरिकता के लिए अपील कर सकता है ना। माइनर होगा तो पेरेंट्स के साथ साथ उसकी भी नागरिकता चली जाएगी, है ना। तो पहला है आपका renunciation। दूसरा देखते हैं टर्मिनेशन, पढ़िए। When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, his or her Indian citizenship automatically terminates. Here, voluntary implies consciously knowing and without duress, undue influence or compulsions. This provision, however, does not apply during a war in which India is engaged. ये थोड़ा सा समझ लें। भारत में डॉक्टर अंबेडकर का काफी प्रभाव है कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, पता ही है आपको। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट सोचना था कि भारत में कोई चाह के भी नागरिकता, भारत में रहते हुए कोई व्यक्ति कहीं और का नागरिक अभी हुआ नहीं है, भारत का ही केवल नागरिक है, और वो नागरिकता त्यागना चाहे तो वो त्याग नहीं सकता, चाह के भी नहीं त्याग सकता। यूएस का त्याग सकता है, यूएसए का नागरिक वो चाहे तो कहीं का भी नागरिक नहीं है वो, बट यूएसए की नागरिकता भी त्याग सकता है। भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। ये उनका विचार था कि इसको ऐसे ही करना चाहिए कि हम नागरिकता त्याग ना सकें, त्यागने का अधिकार ना हो। इसके पीछे उनका तर्क था कि ऐसा हो सकता है कि कोई डिप्राइव क्लास हो, उसको डराया धमकाया जाए, मारने पीटा जाए और उससे कहा जाए कि तुम साइन करो कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, और वो भारत का नागरिक न रहे अपने सिग्नेचर करने से। जैसे नागरिक नहीं रहा, उसके बहुत सारे लीगल राइट्स खत्म हो जाएंगे। और किसी डिप्राइव क्लास के साथ एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा किया जा सकता है। और ये तरीका भी अपना सकते हैं कुछ लोग, जो दबंग जातियां हैं या दबंग क्लास है, वो उसको वंचित कर सकता है बहुत सारी नागरिक अधिकारों से। तो भारत में नागरिकता जब त्यागा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि वो कहीं और का नागरिक हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी दबाव में तो नहीं नागरिकता त्याग रहा है, या किसी और वजह से तो नहीं त्याग रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। टर्मिनेशन का जहां तक बात है, टर्मिनेट हो जाएगा, कहीं और की नागरिकता ले ली है, या वो उसने भारत की नागरिकता ली थी और गलत ढंग से ली थी, गलत तरीके अपनाए थे और पता चल गया है, तब भी टर्मिनेट हो सकता है। तो ये सारे तरीके हैं, ठीक है ना, टर्मिनेशन के। ओके, अगला है बाय डिप्राइव्ड। इसी से मिलती जुलती बातें हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। समझ में ना आया ऐसा तो नहीं होगा, फिर भी आप बाद में पूछ लीजिएगा अगर समझ में ना आया तो। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में मैंने बताया था आपको, बहुत सारे तर्क आप लोगों ने दिए ही हैं। एक बार एक एक शब्द को पढ़िएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो पढ़ के आप मुझे बताइएगा। बेनिफिट क्या है, उसी से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। आते हैं सीधे सीधे ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पढ़िए। In September 2000, the Government of India, Ministry of External Affairs, had set up a high-level committee on the Indian diaspora under the chairmanship of L.M. Singhvi. तो ये फ्री के लिए याद रखना है, किसके चेयरमैनशिप में ओसीआई के बारे में बात हुई है, ठीक है, पढ़िए। It recommended the amendment of Citizenship Act 1955 to provide for the grant of dual citizenship to the person of Indian origin belonging to certain specified countries. Accordingly, the Citizenship Amendment Act 2003 made provision for the acquisition of overseas citizenship of India (OCI) by the
PIOS of the 16 specified country other than Pakistan and Bangladesh. तो देखो इसके पीछे कहानी क्या है, एक बार इसको पढ़ना। इसके पीछे कहानी ये है कि हमने OCI कार्ड के बारे में सोचा, ओवरसीज इंडियनशिप कार्ड। ये क्या है, अपने आप में एक तरह का डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा। तो भारत में तो डुअल सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है, हाँ मना किया हुआ है, इनको पूरा सिटीजन भी नहीं माना गया है, बट एक तरह का डुअल सिटीजनशिप पे विचार किया गया है कि कोई व्यक्ति क्या भारत जहाँ का नागरिक है वहाँ का नागरिक रहे, साथ साथ क्या भारत का नागरिक हो सकता है, इस पर विचार किया गया है। इसकी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, ठीक है। और न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट करने से बहुत सारे कंट्री नाराज हो गए, ठीक है, और भारत पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें सबसे आगे निकल के सबसे ज्यादा प्रतिबंध किसने लगाए, जापान ने, USA ने, और भी बहुत सारे कंट्रीज ने भारत पे बहुत सारे इकोनॉमिक बैरियर लगा दिए। तो बहुत सारा फॉरेन मनी आना बंद हो गया। फॉरेन मनी आना बंद हो गया तो हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, यस सर। हाँ, तो इकोनॉमी पर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े ही कवि हृदय टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी अपनाई। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि इमोशनल डिप्लोमेसी। मोटे तौर पे क्या अपनाया कि भारत के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग US में 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से 10 पीढ़ी से, UK में और दूसरे डेवलप कंट्रीज में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरक्की की है, अपने अपने फील्ड में बहुत तरक्की की है। उन लोगों को एक कार्ड दिया जाए, उन लोगों से एक इमोशनल बात की जाए कि भाई देखो, मूल रूप से आपकी जो आपकी सिटीजनशिप कहीं की भी हो, अलग अलग देशों की होगी, बट आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन नेशनैलिटी है। आप या आपके पिता या उनके पिता या उनकी माता या उनकी माता भारत से जुड़े हुए हैं। आप भारत आइए, भारत आपका स्वागत करेगा। एक निश्चित तारीख करते हैं, उस दिन दुनिया भर के जो इस तरह के लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज में हैं और उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, वो भारत उनको बुला रहा है, भारत में एक दिन आए। वो हम 9 जनवरी का दिन तय करते हैं, 9 जनवरी सन 2000, ठीक है। और 9 जनवरी के दिन आए और हम लोग मिलके बात करते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं। मेन उसमें मुद्दा ये होगा कि आपको भारत के बारे में बताएंगे और बताएंगे भारत कितनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो मिडिल क्लास की जनसंख्या है, जो तरह तरह की चीज़ों को खरीदना या उसको यूज करना चाहती है। तो बहुत बड़ा मार्केट है और आपको भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप अपने एक इमोशनल फायदा है कि आप या आपके दादा परदादा वगैरह वगैरह भारत से जुड़े थे तो भारत से जुड़ जाएंगे इस तरह से, और दूसरा आपको इकोनॉमिक फायदा भी होगा। शुरू में तो लग रहा था कि ये काम नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा भारत में खाली इसलिए कि वो या उसके पिता या उसके माता पिता कभी भारत के थे। बट ये फार्मूला काम आया और 9 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया। प्रवासी भारतीय दिवस नाम ये इंग्लिश हिंदी में कॉमन है, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी ही क्यों चुना? इतिहास में हम जानेंगे 9 जनवरी के दिन भारत आए थे बापू हमारे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे 9 जनवरी को। तो उस दिन को याद करते हुए हमने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उसको मनाया और ये लगातार हर साल 9 जनवरी को होता था, जिसमें होता रहा है, जिसके अंदर विश्व के जो अलग अलग विकसित देश हैं जहाँ पे भारत के डायस्पोरा वर्ड यूज किया गया है ना, इंडियन डायस्पोरा है ना, यानी कि भारत के मूल रूप से भारतीय हैं बट नागरिक कहीं और के हैं। इंडियन डायस्पोरा को बुलाया गया और इसने काम किया, दोनों तरह से काम किया, इमोशनल भी काम किया और सच में भारत में बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट कहीं और नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेटिक मार्केट है।
दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो एक आर्थिक दिक्कत थी उसमें काफी सुविधा आई है ना। तो हमने एक कार्ड इशू किया, ओवरसीज कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये मूल रूप से हम सिटीजन उनको नहीं बना रहे, 100% सिटीजन नहीं बना रहे हैं उनको, बस ये है कि सिटीजन तो वो अपने ही देश के रहेंगे जहाँ के भी सिटीजन हैं, यूएस के, यूके के, जहाँ के भी, बट भारत में आने जाने के लिए उनको सुविधा हो जाएगी, बार बार वीजा नहीं लेना होगा उनको। एक कार्ड इशू हो जाएगा, पासपोर्ट जैसा वो देखने में लगेगा कि पासपोर्ट जैसा है, तो इंडियन पासपोर्ट नहीं है वो क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड, जिससे उनको बार बार वीजा नहीं लेना है, भारत में वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे भारत में वो खेती के लिए जमीन नहीं ले सकते, छोटी मोटी चीजों को छोड़कर भारत में वो इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए ओसीआई कार्ड के बारे में सोचा गया। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। मोटे तौर पे 2 बातें याद रखनी है, अमीर होने चाहिए, इसीलिए 16 कंट्री को अपनाया गया। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश का अमीर है तो नहीं चलेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 कंट्री हमने अप्लाई। ये 16 के 16 कंट्री वो हैं जहां पर पैसे की उम्मीद थी, वहां के लोग, अच्छा सभी लोग नहीं, यूएस में तो बहुत लोग रिक्शा भी चला रहे होंगे, पेट्रोल भी भर रहे होंगे इंडियन, उनको नहीं बुलाया हमने ठीक है, मैंने अभी पहले ही कहा लक्ष्मी जी हमारी हमेशा चेतना में रहती हैं, ठीक है। तो हमने उन्हीं लोगों को इंडियन डायस्पोरा के नाम से बुलाया जो अपने अपने सेक्टर में, अरे कुल मिला के पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे भारत में, सीधी सी बात, ठीक है। ऐसे तो करोड़ों लोग आ जाते, हमने कुछ एक हजार लोगों को ही बुलाया, तो कुछ एक हजार उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चुना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जब आफत की दिक्कत है, आफत की बात है, और उन्होंने भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है, भारत सच में एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक मार्केट को देखते हुए एक बहुत बड़ी हमारी जो जनसंख्या है वो मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास को इकोनॉमी में पता है कैसे समझा जाता है? इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इतना समझें, मिडिल क्लास उसको कहते हैं जो हर चीज लगातार उसकी, अभी वो बहुत ही इकोनॉमिक रूप से कमजोर था, अभी अभी हालत उसकी सही हुई है, पर हर चीज वो उपभोग कर लेना चाहता है, ठीक है। वो अगर कार का एडवर्टाइजमेंट देख रहा है तो कार का एडवर्टाइजमेंट 2, 4, 10, 20, 50 बार उसको दिखाया जाए तो ललचाई आंखों से वो कार के एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है, और किसी भी तरह से वो फिर वो कार लेने के बारे में सोचेगा, और उसमें अगर ईएमआई और ये तामझाम की व्यवस्था हो जाए तब तो वो जरूर सोचेगा ठीक है। तो मिडिल क्लास का मतलब अभी वो एक स्टेज को छोड़कर, इकोनॉमिक स्टेज को छोड़कर दूसरी इकोनॉमिक स्टेज में आया है जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा उपभोग की, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की उसकी प्रवृत्ति है, और ऐसे में मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो वो इरेशनल होके भी कंज्यूम करेगा, रैशनलिटी जो उसको जरूरत है वो तो करेगा ही, बाकी उसकी जरूरतें आर्टिफिशियल भी बनाई जा सकती हैं। तो आर्टिफिशियल जरूरत कैसे बनाई जा सकती है? संक्षेप में समझो, दूध की जरूरत तो हर बच्चे को है, बट उसको समझाया जा सकता है प्रचार के माध्यम से कि दूध बेकार चीज है जब तक उसके अंदर बॉर्नवीटा ना मिलाओ। ये बॉर्नवीटा क्या है? मार्केट, मिडिल क्लास के लिए मार्केट का बनाया हुआ एक सपना है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो, राजू क्योंकि पीता है बॉर्नवीटा इसलिए वो तेजी से बढ़ रहा है, और श्यामू नहीं पीता तो उसकी ग्रोथ कम है ठीक है। या एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आएगा, ये पहले आता था ना, शाहरुख खान आता था, ये तो सेंट्रो वाले हैं, है ना, सेंट्रो वाले हैं। तो इस तरह से सपने बेचना आवश्यक है, और सपने बिक जाते हैं जो एक स्टेज को छोड़कर, इकोनॉमिक स्टेज को छोड़कर दूसरे में आते हैं, और भारत में बड़ी जनसंख्या है, तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। मोटे तौर पे समझ गए आप लोग? बढ़े आगे। ओके, तो इसको एक बार पढ़ना आप लोग, ये थोड़ा समझा देते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पढ़ो जरा रत्ना। An Indian citizen who is ordinarily residing outside India, they hold an Indian passport. All benefit as available to Indian citizens subject to notification issued by government from time to time. All activities can be undertaken in India. They do not require a visa to visit India.
देखो वैसे तो बार बार कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो जाते हैं, बहुत सिंपल है, नाम से ही एनआरआई। ये सब जो है, चाहे आप पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओसीआई, ये भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। इनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता। बट जो एनआरआई है वो साफ साफ लिखा है, और बार बार पता नहीं कैसे गलत करते हैं आप लोग, हैं होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। एनआरआई भारतीय नागरिक होता है। तो एनआरआई कहते किसे हैं? आमतौर पे 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के लिए वो भारत से बाहर है। किस काम के लिए बाहर है? लीगल रूप से बाहर है। किस काम के लिए? पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कोई और वजह से, इलाज के लिए, है ना। तो भारत में, भारत का नागरिक है पूरी तरह से, बट भारत में नहीं रहता है ना, लगातार 6 महीने या इससे ज्यादा समय हो गया है, तो वो एनआरआई कहलाएगा, ठीक है। और भारत वापस आने के लिए, उसको भारत का वीजा रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये लास्ट लाइन याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर भारत का नागरिक नहीं होता तब वीजा रिक्वायर्ड होता है ना। पासपोर्ट भी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है, तो वीजा की रिक्वायरमेंट क्या है भारत में उसको, ठीक है। समझ रहे हैं? जी सर। तो एक बार ये सारा का सारा पढ़ना, ठीक है। और इसमें हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ पूछना पड़े, तो पूछिएगा। कल क्लास करते हैं, और कल की क्लास ठीक 6 बजे शुरू करते हैं, और वो मोटे तौर पे 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट हो किसी भी बात को लेके तो वो पूछ सकता है, पूछिए। सर ये जैसे